अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। तो जी कल हमने पढ़ा था पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। जी बिल्कुल। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेल का ऑर्गेनेली है, बड़े अच्छे ये काम करता है। चलें इससे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं और कितने इम्पोर्टेंट है, पूछ के देखिए फिर इससे बच्चों। अभी पूछते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, मतलब जितने यूकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं है तो ये उसमें नहीं होगा। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होगा। बच्चे वैक्यूल इसके बाद बताऊंगा। साइटोस्केलेटन जो है ना वो आएगा 3-4 टॉपिक्स के बाद, साइटोस्केलेटन भी आएगा। ठीक है, वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सारे यूकैरियोटिक सेल में है और इसका साइज और नंबर वेरी करता है। साइज एंड नंबर वेरिएबल होता है, मीन फिक्स नहीं होता। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे होते हैं, हजारों भी होते हैं कुछ सेल में। डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कितनी है, बिकॉज इनका काम होता है एनर्जी बनाना। सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस। ये पावर हाउस हैं बिकॉज ये एनर्जी बना के देते हैं, एनर्जी बना के देते हैं। लिहाजा ये उन सेल्स में ज़्यादा होंगे जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनती है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनती है, इस्तेमाल होती है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा होंगे। मसलन मस्कुलर सेल्स हैं, ये मसल सेल बच्चों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। क्या अब हम बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कैसे होता है। स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में बच्चों हमें पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें हल्का फुल्का सा सिर्फ फिलामेंट और रॉड नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी हमें डिटेल नज़र आएगी। हमें नज़र आएगा कि इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं बच्चों, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। दोनों कैसी होती हैं अभी आपको मैं बना के चेक भी करवा देता हूँ बच्चों। 2 मेम्ब्रेन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं। पहली चीज इसके स्ट्रक्चर में इसकी मेम्ब्रेन्स हैं। मेम्ब्रेन्स में 2 तरह की मेम्ब्रेन आती हैं, एक आउटर और एक इनर। और जो देखो ये इसका बाहर वाला लिफाफा है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इस बाहर वाली मेम्ब्रेन को नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन ये है, इज कॉल्ड इनर। इनर मेम्ब्रेन का नाम होता है क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है ना बच्चों, ये सीधी नहीं होती बाहर वाले की तरह। बाहर वाली बच्चों स्मूथ है, बिल्कुल देखें स्मूथ सी बाहर वाली मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन है देखो, ये उंगलियों की तरह फोल्ड्स बनाए हुए हैं, फोल्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इन फोल्ड्स को बच्चों क्या कहते हैं, इनर फोल्डिंग्स हैं। इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। एक हो तो उसको हम क्रिस्टा का नाम देंगे। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है बच्चों, ये वाली जो इसकी लेंथ है ये 2 से 5, 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर होती है। 2 से 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ये आउटर है, ये इनर है। पूरी जो इसकी लंबाई है आमतौर पर 2 से 5 माइक्रोमीटर होती है, और इसका जो डायामीटर है ये वाला, ये आमतौर पर बच्चों 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। इस रेंज के अंदर इसका बच्चों डायामीटर होता है। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मेम्ब्रेन मैंने बता दिया आपको। अंदर वाली मेम्ब्रेन की वजह से ना इसके बच्चों 2 पार्ट्स बन जाते हैं। एक ये वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर मेम्ब्रेन तक, और ये अंदर वाला पार्ट।
मतलब 2 खाने बन गए। एक खाना कौन सा है जी, बाहर वाला जो 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में है, ये वाला, और दूसरा खाना प्रॉपर इनर कंपार्टमेंट है जो कि क्रिस्टा के अंदर है। ये जो अंदर वाला खाना है ना बच्चों, ये वाला सारा खाना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो सेकंड चीज स्ट्रक्चर में बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसी चीज को कहते हैं जिसके ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई हो, बेड कह लें, इस तरह की चीजें कह लें, ठीक है बेटे। कि आपकी बुक्स में साइटोस्केलेटन है, मेरी बुक में साइटोस्केलेटन नहीं है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन थोड़ा सा दूर है। आपके पास कौन सा एडिशन है, 2019 का या 2020 का? आप शुरू में देखें जाके कौन सा एडिशन है, 19 है कि 20 के एडिशन का नहीं मुझे पता, ना ही मेरे पास वो है। 19 के एडिशन में साइटोस्केलेटन अभी दूर है, लेकिन पढ़ लेंगे, टेंशन न लें। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ जाता है इसके बाद। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर तमाम चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस का नाम हम यहां पे लिख लेते हैं। दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर कहते हैं दरमियान में, मेम्ब्रेन कहते हैं मेम्ब्रेन्स को। सो 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। बेटे 2019 बुक है मेरे पास, इसमें थोड़ा लेट है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप परेशान नहीं होना। बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर सारा कुछ शामिल होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, दे कंटेन राइबोसोम्स, और इनके राइबोसोम्स का साइज प्रोकैरियोट्स वाला होता है, छोटा 70s। और इसके अंदर आरएनए होता है, बल्कि पहले इनका अपना डीएनए है। दे कंटेन देयर सर्कुलर डीएनए। ये देखें, ये यहाँ पे राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम पड़े हुए हैं यहाँ पे क्या बच्चों, ये राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम्स छोटे वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है, ये देखें, ये सर्कुलर डीएनए है, इनका अपना डीएनए भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड देयर डीएनए। उसके अलावा इनका अपना आरएनए वगैरह भी होता है यहाँ पे, ये इनका आरएनए है, आरएनए भी इनके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। दे कंटेन आरएनए, दे कंटेन डीएनए, एंड दे आल्सो कंटेन अदर प्रोटीन्स। काफी ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह भी बच्चों इसके अंदर मौजूद होती हैं। आरएनए हो गया, उसके अलावा आपको मैंने बताया एंजाइम्स वगैरह, जो कि मैं प्रोटीन का नाम ले रहा हूं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह में शामिल होगा। बाकी ये जो क्रिस्टी है ना, ये क्रिस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर आपको कई चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलेगी, जो कि एनर्जी बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ईटीसी। और उसके अलावा आपको इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलावा माचिस की तीली की तरह स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे माचिस की तीली की तरह, ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये माचिस की तीली की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। इनको F1 या F0 पार्टिकल्स मिला के भी कहते हैं। ये एक्चुअली एटीपी सिंथेज होते हैं, एटीपी सिंथेज। इनके 2 हिस्से होते हैं, एक F0 और एक F1। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं मैं, तो ये जो हिस्सा होता है ना बच्चों, इसका ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये जो स्टाक होती है, ये वाली स्टाक, ये F0 पार्टिकल है, और इसके आगे ये वाला जो हिस्सा होता है ये F1 पार्टिकल है, ये F0 और ये F1। ये बेसिकली एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जिससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको एटीपी बना कर देगा। ये कहाँ पे लगे होते हैं, ये क्रिस्टी की इनर सरफेस पे लगे होते हैं, क्रिस्टी की इनर सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोटीन कैरियर्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलें जी, तो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के अलावा मैंने आपको बताया ये कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और अब आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन सा कंपार्टमेंट
क्रिस्टा से एनक्लोज्ड है। तो याद रखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, इसकी बाउंड्री पे क्रिस्टा है, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसकी बाउंड्री पे आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सीधी है, स्मूथ मेम्ब्रेन है। सर 1 को हम 1F1 क्यों कहते हैं, इनको F1 बेटे नाम रखे हैं, ठीक है। हम साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी डंडी का नाम क्या रखें और इसका नाम क्या रखें, तो नाम रख दिया। नाम तो किसी भी वजह से रखा जा सकता है, सिर्फ नाम है इनका, ठीक है बच्चों। ले जी अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वगैरह भी हो गया, ये भी देख लें। थर्ड चीज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये 3 चीजें हैं। अब फंक्शन देखते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बच्चों रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो क्रेब्स साइकिल में होती है, जिसके जरिए ये एटीपी बनाता है, शुगर से, फैट से, उसके अलावा और जो मुख्तलिफ काम है ना उनके जरिए ये एटीपी बनाता है। तो क्रेब्स साइकिल इसमें होगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो भी एंजाइम वगैरह चाहिए होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन जिसको कहते हैं, जिसके जरिए काफ़ी ज़्यादा एटीपी बनते हैं, वो चेन भी बच्चों इसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये चेन बना के मैंने आपको दिखाई है। जो भी आप खुराक खाते हैं ना बच्चों, खुराक में फैट्स हैं, शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये उन एंजाइम की मदद से खुराक को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनको ब्रेक डाउन करके उनसे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी के जरिए एटीपी बना देते हैं। इस काम को आमतौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये चूंकि एनर्जी बनाते हैं, their function is to supply energy by cellular respiration, so they are known as cellular respiration। अब ये ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, और ये ATP बनाने वाले एंजाइम का नाम ATP सिंथेज है। ये एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में माचिस की तीली की तरह लगे होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नहीं यहाँ पे होती, ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद बाकी के जो काम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। खैर अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पास ऐसा क्या है बच्चों, इसके पास एंजाइम्स हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स जो है ना वो इसकी इनर मेम्ब्रेन में अल्लाह ने फिक्स किए हुए हैं। ये कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को करते हैं और एटीपी बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑल इज दैट कि मैंने आपको बताया कि ये अपना काम कौन सा करते हैं, एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कहाँ से, खुराक से। एक छोटा सा आपको मैं आइडिया देता हूं। अगर ये C6H12O6 है, होगा क्या, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसके ब्रेक डाउन करके इसकी ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, प्लस वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एडीपी का रिएक्शन फॉस्फेट के साथ करवाएंगे और एटीपी बना लेंगे। अब ये एटीपी सेल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएंगे। जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ ये वाले एटीपी इस्तेमाल होंगे। जब ये एटीपी खर्च हो जाएंगे ये दोबारा से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप दोबारा से खुराक खाएंगे, फूड खाएंगे, दोबारा से आप जब फूड खाएंगे दोबारा से एनर्जी बनेगी उस फूड के ब्रेकडाउन से, दोबारा से एटीपी के अंदर वो स्टोर होगी, फिर से एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, आप फिर से खुराक खाएंगे, वो खुराक डाइजेस्ट होके आपके सेल्स में जाएगी, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया उस खुराक को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएंगे, फिर से ये काम रिपीट होगा। मीन जो कुछ आप खाते हैं वो अब्जॉर्ब होकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके एटीपी बनाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज्यादा कैसे आ जाते हैं सेल्स में, बिकॉज ये डिवाइड करते रहते हैं, इनका अपना जीनिक सिस्टम है, दे हैव देयर ओन जीनिक सिस्टम। ये देखें इनका अपना क्या है, डीएनए। अगर डीएनए है तो इनकी जीन्स भी होंगी,
इनकी जीन्स भी अपनी है और इनके राइबोसोम भी अपने हैं। अगर राइबोसोम अपने हैं तो ये अपनी प्रोटीन भी खुद बना सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कहेंगे कि इनका अपना जीनिक सिस्टम है। ये लोग जो भी प्रोटीन चाहिए होती है ना इन लोगों को, ये अपनी प्रोटीन खुद ही तैयार कर लेते हैं। आपको पता है ना प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं, हमने बना के चेक भी की। माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होगी ये मोस्टली उन प्रोटीन्स को खुद ही बना लेते हैं, बिकॉज इनके पास अपने राइबोसोम मौजूद हैं। ठीक है। जर्मिनेटिंग सेल्स में उनजिला ने पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज क्यों होती है। बेटे वैसे मैंने ये डिटेल से पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे चूंकि नया पौधा बन रहा होता है, जर्मिनेट होकर पौधा डेवलप हो रहा होता है, उसको ग्रोथ के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा होंगे। तब जी ये कब रिप्रोड्यूस करता है? बेटे जब आप ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ये भी ज्यादा। मसलन आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज करें, जिम करना शुरू हो जाएं, तो आपके मसल्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। फिजन होती है इसके अंदर सिंपल सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन होकर नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना आपको, उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों आपसे, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन स्मूथ क्यों नहीं है? क्या जरूरत थी इसको टेढ़ी मेढ़ी होने की? व्हाट इज द रीजन कि जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी जिसको हमने कहा है, वो फोल्ड क्यों बनाती है? उसको सीधा रहना पसंद नहीं है, वो क्यों फोल्ड बना रही है? क्या वजह क्या है? चलें जी, अब इसका मेन डिटेल से जवाब तो हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में हल्का फुल्का अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि जो एटीपी बनाने का काम है ना, वो ये वाले एंजाइम करते हैं, एटीपी सिंथेज। ये वाले, ये जितनी ज्यादा फोल्डिंग करेगी ना, उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतने ये वाले एंजाइम भी ज्यादा होंगे और उतनी एटीपी ज्यादा बनेगी। और आपको पता है इन एटीपी बनाने के लिए मूवमेंट होती है आयंस वगैरह की, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। हाइड्रोजन आयंस की भी होती है, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन्हीं की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, और ये जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन मुड़ी हुई होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एटीपी एनर्जी ज्यादा बनेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा बनेगी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? हाँ जी बच्चों, समझ आ गया? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपके बुक के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड तब होता है जब आपका सेल डिवाइड नहीं हुआ होता, मीन आपके सेल की डिवीजन से पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हद से ज्यादा बन जाए, हद से ज्यादा बन जाए, तो मैंने आपको लाइसोसोम में पढ़ाया था कि लाइसोसोम फिर इन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियाज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी में आए हैं ना, वो सारे मदर से आए हैं, फादर से कोई माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में नहीं आता। आपकी बुक में रीजन लिखी हुई है कि जब एग सेल और स्पर्म सेल मिलते हैं तो एग का न्यूक्लियस एग में होता है और स्पर्म का न्यूक्लियस जो है ना वो इधर है। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया इधर नहीं होता, ठीक है, पीछे होता है, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया फादर से नहीं मिलता। ठीक है। सो देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया इन द हेड ऑफ स्पर्म सेल। न्यूक्लियस तो है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सो ये जब फर्टिलाइज कर जाएगा तो न्यूक्लियस तो स्पर्म का इस्तेमाल होगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं इस्तेमाल होगा, बिकॉज हेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं था। ठीक है। ले बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको पोरिन्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। ये देखें, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं, ये प्रोटीन्स के सुराख हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं जो पैसेज आउट एंड इन को कंट्रोल करते हैं। किसी ने अंदर आना है या किसी ने बाहर जाना है तो इन पोरिन्स के जरिए जाता है, इनको पोरिन्स कहते हैं। प्रोटीन्स की बनी हुई पोरिन्स हैं, इनके जरिए माइटोकॉन्ड्रिया से चीजें इन और आउट होती हैं।
क्लियर हो गया बच्चों? चलें अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस खेत की मूली है। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट नहीं, वैक्यूल किस खेत की मूली है। वैक्यूल थैलियां छोटी छोटी, पहले वैक्यूल था आपकी बुक में जो कि 2019 की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वैक्यूल्स। वैक्यूल बच्चों वेसिकल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से और गोल्जी से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तीनों से निकले हुए होते हैं। ये अगर सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये गोल्जी है, तो ये मेम्ब्रेन है। कभी कभी वैक्यूल इस मेम्ब्रेन से अंदर आ जाता है, वैक्यूल हो गया वैक्यूल। सम टाइम ये वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो है ना वो बर्ड ऑफ होता है, सम टाइम ये गोल्जी वेसिकल से बर्ड ऑफ होता है। सो ये सारे ही वैक्यूल हैं बच्चों, ये सारे ही क्या हैं, वैक्यूल्स हैं। जो मेम्ब्रेन से आया वो भी वैक्यूल है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आया वो भी वैक्यूल है, जो गोल्जी से आया वो भी वैक्यूल है। ये थैलियां हैं, ठीक है बच्चों। ये थैलियां बनती कैसे मैंने बता दिया, मुख्तलिफ काम करती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर इनके दो इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन अगर हम इनके देखें एनिमल्स के अंदर एक तो ये फूड वैक्यूल बनती हैं। जब कोई फूड एंटर होती है ना, जब कोई फूड एंटर होती है, मसलन ये मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको, बाहर से कोई फूड एंटर होना चाहती है सेल के अंदर, ये बड़े साइज की फूड है, ठीक है बेटे, थोड़ा सही है फिर ना सिलेबस रह जाएगा। ये फूड पार्टिकल एंटर होना चाहता है सेल में, तो ये अंदर की जानिब मेम्ब्रेन फोल्ड होगी और ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह बनने वाले वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहते हैं। ये मेम्ब्रेन कहाँ से आई, ये वाली मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है जो ये इस तरह से उस खुराक के पार्टिकल के गिर्द आ गई है। इज इट क्लियर? सम टाइम जो प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं, अच्छा ये फूड वैक्यूल बन जाते हैं, ये फैगोसाइटोसिस से बनते हैं, ये हमने पहले पढ़ा भी दिया। फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन जो होते हैं प्रोटिस्ट वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से एक्सेस वाटर को बाहर भेजते हैं। मसलन ये वैक्यूल जब अपनी डाइजेशन कर लेगा और एब्जॉर्प्शन कर लेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो पीछे जो वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, उस वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोबारा से मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं, सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं और खुद जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर होता है, जैसे कि प्रोटोजोअन्स के अंदर, फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस, फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस, एक्सक्रीशन पर्पस। ये डाइजेशन पर्पस था, फूड वैक्यूल फैगोसाइटोसिस का पर्पस है, फैगोसाइटोसिस का पर्पस है, और ये एक्सक्रीशन का पर्पस है इन प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक हैं, जैसे कि अमेबा, जैसे कि पैरामीशियम। प्लांट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। ये तो हो गया एनिमल्स का। प्लांट्स के अंदर इनका फंक्शन क्या है, बड़ा प्यारा प्यारा फंक्शन है। प्लांट में ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिजर्व करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो पॉइजनस मटेरियल है उनको स्टोर करते हैं। मैं कह रहा था कि प्लांट्स के अंदर ये वैक्यूल जो होते हैं ना, ये अच्छी चीजों को भी स्टोर करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए, और वेस्ट और पॉइजनस चीजों को भी स्टोर करते हैं ताकि प्लांट्स को नुकसान ना हो। जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर बन जाता है। ये वैक्यूल क्या करता है बच्चों, ये वैक्यूल अपने अंदर जो सोल्यूशन रखता है ना, ये सारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को सैप कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, वाटर प्लस साल्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो साल्ट्स होते हैं वो पोटाशियम क्लोराइड, यानी आयंस की फॉर्म में होता है, पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। ये कैसे इसके अंदर आते हैं, इसकी मेम्ब्रेन के जरिए आते हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में बच्चों एक्टिव पंप्स लगे होते हैं, एक्टिव पंप्स। ये एक्टिव पंप्स आयंस को, साल्ट को वैक्यूल के अंदर लेके जाते हैं
जब साल्ट ज्यादा हो जाता है वैक्यूल के अंदर तो पीछे पीछे वाटर भी वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे प्लांट के सेल को टर्जिडिटी मिलती है। क्या मिलती है? टर्जिडिटी। ज्यादा लंबा हो गया। टर्जिडिटी, जिसको टर्गर प्रेशर की वजह से हम देखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को बच्चों सपोर्ट मिलती है। यानी प्लांट के स्टेम्स को सपोर्ट देने वाला फैक्टर टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर, वो पानी की वजह से, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे पानी इन्वॉल्व है, सॉरी वैक्यूल इन्वॉल्व है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन में ऐसे पंप लगे हुए हैं जो पंप अंदर आइंस को लेकर आते हैं, आइंस के पीछे पीछे पानी आता है, वैक्यूल फूल जाता है, सेल को टर्जिडिटी मिलती है। ठीक है बच्चों, टर्गर प्रेशर मिलता है, स्टोर हाउस बन जाता है ये सेल का। ठीक हो गया बच्चों, इज इट क्लियर? अगर वैक्यूल ना होता तो टोनोप्लास्ट ना होती, टोनोप्लास्ट ना होता तो चीजें अंदर ना आती, साल्ट और आइंस, आइंस ना आते तो पीछे पीछे पानी भी ना आता, पानी ना आता तो टर्गर कैसे मेंटेन होता, और टर्गर ना आता तो पौधे को सपोर्ट ना मिलती। आपको पता ना पौधा बगैर लकड़ी के भी बिल्कुल सही खड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसको टर्गर प्रेशर मिल रहा है। इज इट क्लियर? सो टर्गर प्रेशर की वजह कौन बना? वैक्यूल। चीजों को स्टोर करने की वजह कौन बना? वैक्यूल। स्टोर हाउस कौन है? वैक्यूल। पॉइजनस जहरीली चीजों को भी स्टोर किसने किया? वैक्यूल ने, ताकि एक्सक्रीट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब ये जहरीली चीजों को अपने अंदर जमा करते हैं तो ये अपने आप को हर्बीवोर से बचा लेते हैं। प्रोटेक्शन, ऐसी क्या बात है भाई? आप मुझे बताएं हर्बीवोर कौन होते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। व्हाट आर हर्बीवोर्स? कोई बताएगा? उसको शाबाशी दूंगा। व्हाट आर हर्बीवोर्स? सारे बताओ। लुकमान, सफाना, उमजीला, उम्मे आनी, तलहा, ताहा, खान जी। हाँ जी, हर्बीवोर क्या है? मेरा ख्याल है हर्बीवोर, बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी बताएं। जो पौधे खाते हैं। अब अगर पौधों ने अपने सेल्स के वैक्यूल में जहरीली चीजें स्टोर की हुई हैं तो क्या जानवर इसको खाएगा? नहीं ना खाएगा। सो ये अपने आप को जानवरों से बचा लेंगे। कैसे? अपने वैक्यूल में जहर जमा कर लेंगे। तो एनिमल्स जो है ना फिर इस जहरीले पौधे को नहीं खाएगा। कैसा? जहरीले पौधे को नहीं खाएगा। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने वैक्यूल में क्या जमा किया? जहर, पॉइजन जमा किया, जो कि एनिमल्स को अनप्लेजेंट लगता है, एनिमल्स के लिए ठीक नहीं है। सो एनिमल्स ऐसे प्लांट्स को नहीं खाएंगे। सो ये प्लांट्स अपने आप को बचा लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये भी एक इनकी साइंस है। देखिए इनमें इनको उन्होंने दिमाग नहीं दिया, फिर भी देखो कैसे अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अपने अंदर ऐसी चीजें रखे ना, जैसे एक मिसाल है कि अगर आपके पीछे कोई लगा हुआ है ना, तो आप क्या करें, अपना सारा जो है ना हुलिया तब्दील कर लें, वो आपके करीब ही नहीं आएगा, आपकी बदबू से भाग जाएगा। इसी तरह ये उन जानवरों से अपने आप को बचा लेते हैं जो इनको खाने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो काफी ज्यादा फंक्शन थे वैक्यूल के, लेकिन प्रेजेंट ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं। एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं, प्लांट्स में सम टाइम मैच्योर होकर बहुत बड़े बड़े, बल्कि मैच्योर प्लांट्स में होते ही बड़े बड़े वैक्यूल हैं, ताकि वो क्या प्रोवाइड करें? उसको टर्गर और उसको सपोर्ट मिले। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। लें बच्चों, क्लियर है? सारे लोग क्लियर का मैसेज कर दें जल्दी। तो बच्चों कल मिलेंगे, कल तक के लिए अपना ढेर सारा जो है ना ख्याल रखना है, और अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।